हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज से डीएलएड की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो स्टूडेंट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें। आज के इस क्लास में हिंदी सब्जेक्ट में पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मूल स्वर है। मूल स्वर कौन से होते हैं? ऑप्शन आ ई उ, ऑप्शन बा आ ई उ ऋषि, ऑप्शन सा ए ओ औ, या ऑप्शन दा अंक आह। तो मूल स्वर किन्हें कहते हैं? तो याद रखिएगा, मूल स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है और ये मूल स्वर आपके आ ई उ ऋषि ये मूल स्वर होते हैं। यदि बात की जाए ए ओ की, तो ये सभी आपके संयुक्त स्वर के अंदर आएंगे। याद रखिएगा, ए ओ और यहाँ पे औ, ये जो 4 होते हैं ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, तथा ये जो आपके आ ई उ हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। और दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पे 7 रहती है और मूल स्वरों की संख्या यहाँ पे 4 रहती है, और मूल स्वर को ही हस्त स्वर बोला जाता है। इसके बाद ये जो अंक आहा है, अंक आहा याद रखिएगा, ये यहाँ पे पॉइंट रख दिया जाए तो ये अंक आहा आपके विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, विसर्गों की संख्या 2 होती है और इन्हें अंक आहा से प्रदर्शित करते हैं। आ ई उ ये जो 3 लिखे हुए हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ए ओ औ ये 4 होते हैं आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, तथा आ ई उ ऋषि ये आपके मूल स्वर या हस्त स्वर कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। महाप्राण और अल्प प्राण, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष आपके ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो यदि महाप्राण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि का वर्ग की बात की जाए तो का वर्ग में दूसरा वर्ण आपका खा आएगा और चौथा वर्ग आपका घा आएगा। तो ये 2 वर्ण हो गए। इसी प्रकार से चा वर्ग के अंतर्गत देखा जाए तो आपका छा और झा ये वर्ण आएंगे। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें महाप्राण पूछा गया है तो का आपका पहले के अंतर्गत आएगा, ये नहीं होगा। चा भी पहले के अंतर्गत आएगा, और या देखेंगे तो ये अंतःस्था व्यंजन होता है तो ये भी नहीं आएगा। जो आपका हा होता है ये उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, यदि यहीं पे महाप्राण की जगह आपसे अल्प प्राण पूछ लिया जाता तो अल्प प्राण याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग में पहला जो वर्ण होगा वो आपका का होगा, तीसरा वर्ण की बात की जाए तो गा होगा, और पांचवा वर्ण आपका ये अंगा होगा। तो ये आपके सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो महाप्राण और अल्प प्राण आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? यहाँ पे आपको शुद्ध और अशुद्ध भी पढ़ के जाना है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको छांटना है। ऑप्शन आ वानर, ऑप्शन बा पट, ऑप्शन सा क्षेत्र, ऑप्शन दा मिष्ठान। जो इनमें शुद्ध शब्द है वो है आपका आ वानर। वानर शुद्ध है। और यदि क्षेत्र की बात की जाए तो इसका यह तो शुद्ध शब्द आपका ये क्षेत्र नहीं, इस प्रकार से क्षेत्र लिखा जाएगा, ये शुद्ध होगा। और इसी प्रकार से पट और मिष्ठान ये दोनों अशुद्ध लिखे हुए हैं, ये आपके गलत होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आ सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द याद रखिएगा, जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है, जबकि पूर्ण का विलोम शब्द आपका, पूर्ण का विलोम शब्द अपूर्ण होगा, और स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होगा। ये विलोम शब्द भी आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःस्था व्यंजन की संख्या है। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन द 6। यदि अंतःस्था व्यंजन आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, अंतःस्था व्यंजन की संख्या 4 होती है और इनके अंतर्गत या, रा, ला और वा ये वर्ण आते हैं। तो याद रखिएगा कि अंतःस्था व्यंजनों की संख्या 4 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ऑप्शन आ 24, ऑप्शन बा 25, ऑप्शन सा 33, ऑप्शन दा 51। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। यदि यहीं पे आपसे ऊष्म व्यंजन पूछ लेता तो याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है और इसके अंतर्गत सा, शा, सा
और हा, ये 4 आते हैं, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत अभी आपने देखा था, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और इसके अंतर्गत या, रा, ला, वा ये आते हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। क से लेकर म तक के जो आपके वर्ण होते हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक के वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरे और चौथे वर्ण ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे का देखेंगे तो का आपका पहला वर्ण रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यदि घा देखेंगे तो घा आपका ये चौथा वर्ण होता है। और ठा देखेंगे तो ये आपका दूसरा वर्ण रहेगा। और फा देखेंगे तो ये भी आपका दूसरा वर्ण रहेगा। तो महाप्राण के अंतर्गत बापसन, सापसन और दापसन आएंगे, किंतु ऑप्शन नंबर आ ये महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि ये पहला वर्ण होता है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा कि जो महाप्राण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आ। और ये आपका महाप्राण में ना आके ये किस में आएगा, अल्पप्राण में आएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और बाकी तीनों ये ऑप्शन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्रस शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखिएगा विलोम शब्द आपको अच्छे से याद कर लेना है। प्रत्येक बार परीक्षा में 2 नंबर के आपके विलोम शब्द पूछे जाते हैं। या तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके पूछा जाएगा या फिर अति लघुत्तरी प्रश्नों में विलोम शब्द पूछे जाते हैं। तो विलोम शब्द जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्रस का शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तो क्रस का विलोम शब्द यहाँ पे स्थूल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए अनुराग वाईटी एडिट। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग वाईटी एडिट। ये आप सर्च करेंगे एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। ऑप्शन आ लेखन, ऑप्शन बा गद्य, ऑप्शन सा पठन, ऑप्शन दा वाचन। याद रखिएगा भाषाई कौशल के अंतर्गत 4 कौशल आते हैं जिनमें से आपने एक ट्रिक पढ़ रखा होगा सुबो पली। यदि आपने ये ट्रिक नहीं पढ़ा तो अब याद कर लीजिएगा। कौशल के अंतर्गत 4 कौशल आते हैं जिसको ट्रिक से सुबोपल कहते हैं। सु से हो गया आपका सुनना, बू से हो गया आपका बोलना, और प से हो गया पढ़ना, और ला से हो गया लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये आपके भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं। यदि ऑप्शन में आ देखेंगे तो लेखन कौशल ये आपके लिखने के अंतर्गत आ जाएगा। पठन देखेंगे तो पठन जो कौशल होता है ये आपके पढ़ने के अंतर्गत आ जाता है। और वाचन कौशल यहाँ पे देखेंगे तो वाचन कौशल यहाँ पे बोलने के अंतर्गत आता है। किंतु ये जो गद्य कौशल होता है, गद्य कौशल आपका किसी भी भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका भाषाई कौशल नहीं है। बाकी आपका लेखन कौशल, पठन कौशल और वाचन कौशल। वाचन कौशल को हम बोलना कहते हैं और पठन कौशल को याद रखिएगा पढ़ना कहते हैं, और लेखन कौशल को लिखना कहते हैं। ये जो होते हैं ये 3 आपके भाषाई कौशल होते हैं। एक और होता है जो कि आपका सुनना रहता है। इस प्रकार से आपके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आएंगे। और टिक याद रखिएगा सुबो पली, ये आपकी ट्रिक होती है। इस माध्यम से आप चारों भाषाई कौशल को याद रख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट है छ का निर्माण किन 2 वर्णों के व्यंजनों के मेल से हुआ है। ऑप्शन आ का प्लस सा, ऑप्शन बा का प्लस खा, ऑप्शन सा खा प्लस धा, ऑप्शन दा धा प्लस चा। याद रखिएगा जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, जिसके अंतर्गत आपके छा, त्रा, ज्ञा और ये ऋषि ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें याद रखिएगा छा का निर्माण आपका का प्लस सा से होता है, और त्रा का निर्माण ता प्लस रा से होता है, और ज्ञा का निर्माण याद रखिएगा जा प्लस इया से होता है, और इसका निर्माण याद रखिएगा ये आपका सा प्लस रा से होता है। तो इन चारों का निर्माण आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ के छा का पूछा गया है तो छा का निर्माण आपका ये का प्लस ये सा, इन 2 शब्दों से मिलकर छा का निर्माण होता है। ये देखेंगे ऑप्शन नंबर आ में दिया हुआ है का प्लस सा आपका छा का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है
यार अलावा व्यंजन कहलाते हैं। यार अलावा व्यंजन को हम कौन से व्यंजन ये कहलाते हैं? ऑप्शन आ ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बा अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन सा संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन दा द्विगुण व्यंजन है। याद रखिएगा यार अलावा ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यदि ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा सा हा, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके छा, त्रा, ज्ञा और ऋषि, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यदि द्विगुण व्यंजन की बात की जाए तो द्विगुण व्यंजन में याद रखिएगा ये डा और ये ढा, ये जो होते हैं इनके नीचे जब ये एक बिंदु रख दिया जाता है तो ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है और ये स हा होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, ये यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छा, त्रा, ज्ञा, ऋषि आते हैं। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या आपकी 2 रहती है और इसके अंतर्गत डा और ढा ये आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए और इन्हें विशेषकर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में ये चारों पॉइंट हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। यदि यहीं पे स्वर की बात की जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, जिसमें से स्वर में हर्ष स्वर की संख्या आपकी 4 रहती है। और दीर्घ स्वर की यदि बात की जाए तो दीर्घ स्वर की संख्या यहाँ पे 7 रहती है। और इसमें एक अलग से और तीसरा स्वर होता है जिसे हम पुल्लिंग स्वर कहते हैं। पुल्लिंग स्वर का चिन्ह जो होता है आपका इस प्रकार से ओम बनता है। जैसे ओम लिखा जाता है, ओम जब लिखते हैं तो ओम में हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो चिन्ह होता है बीच का जैसे एस के तरीके इस प्रकार से बनता है, ये आपका पुल्लिंग स्वर कहलाता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा कि हर्ष स्वरों की संख्या 4, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और कुल टोटल यदि स्वरों की संख्या पूछे तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 रहती है। और यदि यहाँ पे व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन में याद रखिएगा कुल टोटल व्यंजनों की संख्या आपके 33 होती है, जिसमें से ऊष्म व्यंजन पूछे तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी 4 रहेगी। और संयुक्त व्यंजन पूछे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 रहती है। तथा अंतःस्थ व्यंजन पूछे तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 रहती है। और यहीं से यदि आपसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या याद रखिएगा 25 रहेगी। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आपके स हा आएंगे। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके छात्र ज्ञा ऋषि आएंगे। और अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत यारा लावा आते हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर म तक जितने भी आपके वर्ण होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है? ऑप्शन आ स्वर, ऑप्शन बा व्यंजन, ऑप्शन सा ध्वनि, ऑप्शन दा वर्ण। याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई आपकी वर्ण होती है। यदि यहीं पे बात की जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो याद रखिएगा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोला जाता है। इस परिभाषा को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा अभिव्यक्ति के साधन है? ऑप्शन आ बोलकर और सुनकर, ऑप्शन बा लिखकर और पढ़कर, ऑप्शन सा आबा दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जबकि भाषा अभिव्यक्ति या भाषा कौशल की बात की जाए तो ये आपके सेम ही होते हैं। जिस प्रकार से भाषा अभिव्यक्ति के आपके 4 साधन होते हैं उसी प्रकार से भाषा कौशल के भी 4 साधन होते हैं। और ये चारों साधन आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि सुबो पली। यदि इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो ये चारों आपके पॉइंट याद रखें। सु से हो गया सुनना, बो से हो गया बोलना, तो बोलना और सुनना ऑप्शन नंबर आ में आ गया तो ये आपका सही होगा। पढ़ना और लिखना ये आपका ऑप्शन नंबर बा में आ गया तो ये भी सही होगा। इसी प्रकार से भाषा कौशल के अंतर्गत ये चारों कौशल आते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो राइट आंसर आपका आ और बा दोनों हो जाएंगे, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। ये भाषा अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। जिसमें से यदि बोलकर और सुनकर बात किया जाए तो ये आपके पहले भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं और लिखना और पढ़ना ये आपके द्वितीय भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण ब का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन आ दंत, ऑप्शन बा तालब, ऑप्शन सा ओष्ठ, ऑप्शन दा कंठ। याद रखिएगा उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। यहाँ पे ब का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ब देखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ब जो होता है आपका
पा वर्ग के अंतर्गत आता है। तो पा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जो वर्ण होते हैं ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। उच्चारण के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, के टी यम दो। इस ट्रिक को याद रखिएगा। के से आपका कंठ होता है और टी से तालु, एम से याद रखिएगा आपका ये आपका मूर्धा रहेगा और डी से याद रखिएगा दंत आएगा और ओ से याद रखिएगा ओष्ठ आएगा। अब इसके बाद यदि केटीएम दो ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो कंठ के अंतर्गत का वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इसी प्रकार से तालु के अंतर्गत चा वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, मूर्धा के अंतर्गत आपके टा वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, दंत के अंतर्गत ता वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और ओष्ठ के अंतर्गत पा वर्ग के सभी वर्ण आएंगे। तो इन्हें आप याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा केटीएम दो। तो इससे आपको ये सीरियल याद बना रहेगा। केटीएम दो से के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। और कंठ के अंतर्गत का वर्ण आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा। इसी प्रकार से तालु के अंतर्गत चा, छा, जा, झा। और टा के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा। और ता, था, दा, धा। और पा के अंतर्गत पा, फा, बा, भा। और इनके जो पंचम वर्ण होते हैं ये भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये आप याद रखिएगा। और ये जो होते हैं इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये चार, और यहाँ पे जो पंचम वर्ण होते हैं ये सभी भी आते हैं, जैसे इसका इया हो गया, इसका देखेंगे टा, ठा, डा, ढा, णा हो गया, ता, था, दा, धा, ना हो गया, भा, और यहाँ पे मा हो गया। तो ये सभी आपके उच्चारण स्थान हो गए। इन्हें याद रखिएगा, अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा कि उच्चारण स्थान में ट्रिक याद रखिएगा केटीएम दो, और के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। कंठ से का वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, तालु में चा वर्ग के, मूर्धा में टा वर्ग के, और दंत में ता वर्ग के, और ओष्ठ में पा वर्ग के, ये सभी आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि बा का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो बा देखा आपने ओष्ठ के अंतर्गत आता है, क्योंकि पा वर्ग आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो ये सभी बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। नेक्स्ट है ला का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। यहाँ पे आप वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि बात किया जाए तो यहाँ पे ट्रिक जो थी हमारी वो ट्रिक थी केटीएम दो। यहाँ पे के टी एम दो, ये ट्रिक याद रखिएगा। के से आपका यहाँ पे कंठ रहेगा, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ। कंठ से उच्चारण होने वाले जो हमारे व्यंजन हैं वो का वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे का, खा, गा, घा। तालु के अंतर्गत चा, छा, जा, इया आते हैं। मूर्धा के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, आड़ा आते हैं। और दंत के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना आते हैं। और ओष्ठ के अंतर्गत पा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से ये आप याद रख सकते हैं। यदि ये बात किया जाए स्वर की, तो स्वर में आपको याद रखिएगा जो आ होता है ये आपका कंठ से उच्चारित होगा, आ ई आपका तालु से, ऋषि आपका मूर्धा से, और लिड़ी आपका दंत से। इसके बाद उ ओष्ठ से होता है। और ए आई के लिए आपको याद रखना है, ए जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये दो शब्द होते हैं आ, धन, ई। आ और ई से आय का निर्माण होता है। जहाँ पे आ का उच्चारण स्थान देखेंगे तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये कंठ, प्लस ई का उच्चारण स्थान देखेंगे तो ताल होता है, तो ये ताल हो जाएगा। इस प्रकार से जो आय का उच्चारण स्थान होता है ये कंठ तालु से होता है, जिसे साल्ट में हम कंठ तालु या कंठ तालव्य भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंठ तालु। यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। आय का उच्चारण स्थान जब कंठ ताल से होता है तो ये जो आय होता है याद रखिएगा, आय का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आधन आय से। जहाँ पे आ कंठ रहता है और अय कंठ तालु हो जाता है, ये जो वर्ण रहेगा ये इसका उच्चारण स्थान भी कंठ तालु से होता है। तो इस प्रकार से आय याद रखिएगा कंठ तालु से होता है। यदि इसके बाद बात किया जाए कंठोस्थ के वर्णों की, कंठोस्थ के अंतर्गत आप देखेंगे ओ और औ दो शब्द ऐसे आते हैं। कंठोस्थ में दो वर्ण आते हैं ओ औ। तो कंठोस्थ में जो ओ होता है
ये भी आपका दो वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला आ होता है और दूसरा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऊ आता है। तो आ का उच्चारण स्थान देखेंगे, आ आपका कंठ से होता है तो ये कंठ हो जाएगा, और ऊ का उच्चारण स्थान देखेंगे तो ओष्ठ से होता है तो यहाँ पे कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। तो ओ आपका कंठोष्ठ होता है तो यहाँ पे देखेंगे कंठोष्ठ आपका के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ओ और औ। तो इसे आप याद रखिएगा। ये जितने भी आपके 25 स्पष्ट व्यंजन होते हैं, इन्हें सबसे पहले आपको इन्हें याद रखना है। ये इस प्रकार से रहते हैं, यहाँ तक आपको ये याद रखना है। और इसके बाद जो आपके स्वर रहेंगे, स्वर के लिए आपको इस लाइन को याद रखना है, आ ई। इसके बाद यहाँ पे आता है ऋषि, और ऋषि के बाद यहाँ पे ये एक खाली रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे ऊ। इस प्रकार से ये आप याद रखेंगे तो ये देखिए के टी यम, यहाँ पे दो, इस प्रकार से आता है। तो दंत से किसी भी स्वर का यहाँ पे उच्चारण स्थान नहीं होता है। यहाँ पे लिरी जो होता है ये आपका संस्कृत में पहुँच जाता है, तो लिरी आपका संस्कृत में रहेगा, तो इसे वहाँ पे संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको याद रखना है। और इसके बाद यदि अंतःस्था व्यंजन आपको याद रखना है। अंतःस्था व्यंजन के अंतर्गत ये सीरियल, जब आपको ये सीरियल याद हो जाएगा तो पहला ये जो कंठ होता है इसको आपको यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, या, रा, ला, ये तीन आपका क्रमशः रहेंगे। तालु से या, मूर्धा से रा, दंत से ला। इसके बाद जो वह होता है वह एक अकेला ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्थान यहाँ पे देखेंगे दंतोष्ठ से हुआ है। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से हो जाएगा, या का उच्चारण स्थान तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत। इसके बाद यहाँ पे आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन याद रखिएगा। उस व्यंजन के लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि इस प्रकार से इसको क्रम से याद रखिएगा, सा सा हा। ये यदि आपने इस प्रकार से क्रमशः इन्हें याद कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये देखेंगे चार वर्ण हैं तो इन्हें आपको नीचे से स्टार्ट करना है, अर्थात सा से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए सा हा। इस प्रकार से ये चार वर्ण ऊपर की ओर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, और इन्हें ये आपको ट्रिक थे ये आपको याद ही हो चुका होगा, केटीएम 2। इस प्रकार से तो ये जो के टी यम 2 दंत से आप स्टार्ट करेंगे तो चार वर्ण आपके ऊपर की ओर जाएंगे, तो देखिए सा आपका दंत में आ जाएगा, ये सा आपका मूर्धा में, सा आपका ताल में, और हा आपका ताल कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इन्हें आप इस प्रकार से उस व्यंजनों को क्रमशः याद रख सकते हैं कि यहाँ से चार से इस प्रकार से ऊपर की ओर ये जाएंगे, और ये आपको सीरीज याद रखनी है, सा हा। इस प्रकार से इन्हें याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये उच्चारण स्थान की जो तालिका है ये आपको याद हो चुकी होगी, और इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि इस तालिका को आपने याद कर लिया तो आपके परीक्षा में 2 से 3 नंबर आपके इससे हर वर्ष पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्ण ल का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आ ओष्ठ, ऑप्शन बा दंत, ऑप्शन सा तालब, ऑप्शन दा कंठ। तो अभी आपने उच्चारण स्थान की तालिका देखी, उसमें पढ़ा था के टी यम 2, जहाँ पे या का उच्चारण स्थान यहाँ से हो रहा था, या, रा, ला। इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान था, और जो वह था वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ से अलग से था। तो टी का अर्थ यहाँ पे तालु रहता है, एम का अर्थ मूर्धा रहेगा, और डी का अर्थ यहाँ पे दंत रहता है, और ओ का अर्थ यहाँ पे ओष्ठ रहता है। तो ला देखेंगे, ला का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है, दंत से हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दंत। यहीं पर रा पूछता तो रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से, या का उच्चारण स्थान ताल से होता है। तो ला हमसे पूछा गया है तो ला का उच्चारण स्थान यहाँ पे दंत से होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दंत। और ये सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे इसका तालव्य दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है, राइट आंसर आपका दंत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्रस्व ध्वनियां है। ऑप्शन ए आए, ऑप्शन बा आ, ऑप्शन सा ओ, ऑप्शन दा ई। याद रखिएगा ह्रस्व ध्वनियों की संख्या आपकी 4 होती है, जो कि आ, ई, उ और ये ऋषि, ये आपके 4 ह्रस्व ध्वनियां के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ही हम मूल स्वर कहते हैं, और इनको ही हम
ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, इनको आप याद रखिएगा कि मूल स्वर इन्हीं को बोला जाता है, ह्रस्व स्वर भी उन्हीं को कहा जाता है। तो मूल स्वरों की संख्या 4 रहती है, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अब देखते हैं कि प्रश्न में ह्रस्व ध्वनियां पूछा गया था, तो ह्रस्व ध्वनियां के अंतर्गत आपका कौन कौन से आती हैं, तो आ, ई, उ और ऋषि, ये आपका ह्रस्व ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ई देखेंगे तो ई आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। यदि बात किया जाए ऐ की, तो ऐ आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा और ओ भी आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा। यदि बात किया जाए आ, तो आ आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं और ऐ और ओ ऐसे होते हैं जो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिएगा जो ऐ होता है इसका निर्माण आ धन ए से मिलकर होता है और ओ का निर्माण याद रखिएगा इसका निर्माण आ धन उ से मिलकर होता है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आने वाले जो आपके स्वर होते हैं वो होते हैं ए, ऐ, ओ, आओ, ये आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। ऑप्शन आ वाचन शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन बा लेखन शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन सा आबा दोनों के द्वारा, ऑप्शन दा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। यहाँ पे शब्दों का शुद्ध उच्चारण का विकास किस प्रकार से होगा। एक बच्चा शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से कर सकता है, जब वो किसी चीज को बोलता है, बोलने के द्वारा भी वो शुद्ध उच्चारण कर सकता है। जब कोई बच्चा शब्दों को बोलता है तो बोलने के द्वारा भी उसका उच्चारण की प्रैक्टिस हो जाती है। और जब कोई बच्चा शब्दों को लिखता है, अर्थात लेखन शिक्षण का अर्थ होता है यहाँ पे लिखना। कोई भी चीज़ जब लिखी जाती है तो एक तो लिखने से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है, साथ में लिखते समय वो उसके मस्तिष्क में शब्द छप जाते हैं। तो लेखन शिक्षण के द्वारा और वाचन शिक्षण के द्वारा शब्दों का शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर आ और बा दोनों के द्वारा हो जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। इसी के साथ आज की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के द्वारा अपने सुझाव जरूर व्यक्त कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके अन्य दोस्त जो हैं वो भी हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और कोई भी आपको प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।